हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रेमिक्स में इकोनॉमी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ड्रिल वही रहेगी, स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आप उन 5 क्वेश्चंस को वहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। जब उनके सोल्यूशंस हम देखेंगे तो फाइनली आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भैया कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर करेक्ट हुए हैं। शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 लॉन्च किया जा चुका है। इसकी डेली बेसिस पर आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं 11 से 1 बजे के बीच में, जिनमें हम स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो काफ़ी सारे आपके ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आपको उसके रिकॉर्डेड सेशंस वहाँ पर मिल जाएंगे। बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा समय है आपके पास अपनी प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने का। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपनी यूपीएससी की जर्नी को और बेहतर बनाइए। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बात हो रही है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन में बात करें, स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए क्या यहाँ पर डिमांड है क्वेश्चन की और उस हिसाब से फाइनल आंसर अपना यहाँ पर बताइए। थर्ड क्वेश्चन में अगर हम बात करें, मैट के बारे में बात हो रही है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछने के लिए आपको कहा गया है। फोर्थ क्वेश्चन में पर सीन से रिलेटेड एक टर्म आपकी करंट अफेयर्स में यहाँ पर आई थी, उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपसे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्टली इस पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करती है। फिफ्थ क्वेश्चन में बात करें वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जो कि हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी यहाँ पर आपकी करेक्ट है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी नहीं, बहुत अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट किया हो। मेरा एक ही एडवाइस है आपको, यदि आपने अभी कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया, मैं दोबारा आपको एक बार सजेशन दूंगा कि जाइए वापस इस क्वेश्चन पे, वीडियो पॉज कीजिए, देखिए उस क्वेश्चन की क्या डिमांड है, थोड़ा सोचिए, थोड़ी टिप्स और ट्रिक्स को वहां पर यूज कीजिए ताकि आप उस क्वेश्चन के आंसर तक वहां पर पहुंच सकें। ठीक है जी, ताकि उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस इसी तरीके से आपको यहाँ पर करनी है। तो शुरुआत करते हैं, अब हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जहां पर बात हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू द मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी। कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दी गई थी, 2 स्टेटमेंट्स थी, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करने को कहा गया था। तो पहले में कह रहे हैं नैरो मनी के बारे में। अब ये जो आपके लेवल्स होते हैं मनी सप्लाई के, M0, M1, M2, M3, M4, अगर आपको इन पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में पता होगा तभी आप बता पाएंगे कि यहाँ पर नैरो मनी हम किसको कहते हैं। ठीक है जी, तो नैरो मनी के लिए कह रहे हैं कि इट इंक्लूड्स द करेंसी विद द पब्लिक एंड नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट्स जो कि बैंकिंग सेक्टर के पास हैं, इंक्लूडिंग दैट ऑफ आरबीआई। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो आपकी करेंसी विद द पब्लिक है, ठीक है जी, इट इज अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग, कि जो भी पैसा यहां पर बैंक्स के पास है फ्रॉम द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पूछे गए थे और आपको बताना था कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। तो यहाँ आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। उसी के आधार पर सी जो आपका आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आइए एक बार देखते हैं कि क्या यहाँ पर बात रखी गई थी। देखिए ये जो आपके एग्रीगेट्स जिन्हें हम कहते हैं मनी सप्लाई के, तो उन्हीं को थोड़ा बहुत समझते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर M0, जिसे हम मॉनेटरी बेस या रिजर्व मनी भी कहते हैं, जिसमें आपके करेंसी इन सर्कुलेशन जो चल रही है, साथ साथ जो बैंकर्स का डिपॉजिट है आरबीआई के पास, बैंक रिजर्व वहां पर है, या जो बाकी डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास, वो यहाँ पर रखे जाते हैं इस पर्टिकुलर रिजर्व मनी में। फिर यहाँ पर एक लेवल बढ़ जाता है कि जब हम M1 के बारे में बात करते हैं, जिसको यहाँ नैरो मनी भी कहा जाता है। तो बेसिकली नैरो मनी में हम क्या क्या चीजें देखते हैं कि भैया जो आपकी करेंसी पब्लिक के पास है, उसके अलावा जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंकिंग सिस्टम में, और जो बाकी डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास। तो ये जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं ये किसी भी तरीके से ये इंटरेस्ट बेरिंग नेचर के तो होते नहीं। फिक्स डिपॉजिट होते तो फिर आपके इंटरेस्ट बेरिंग नेचर के वहां पर रहते। डिमांड डिपॉजिट्स मोस्टली जैसे आपका करंट अकाउंट वहां पर हो गया कि जब आप पैसा मांग रहे हैं तब आपको वापस मिल रहा है। तो ये इंटरेस्ट बेरिंग नेचर के डिपॉजिट्स नहीं है। तो यही चीज अब आपसे स्टेटमेंट में भी पूछी गई थी कि नैरो मनी में एक तो आपका करेंसी विद द पब्लिक है, और सेकंड आपके जो इस प्रकार के नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट्स बैंकिंग सिस्टम में वहां पर रखे गए, साथ साथ आरबीआई के पास भी रखे गए। तो जो अदर डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास, ये भी आपके नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नेचर के यहां पर रहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क यही है कि बताइए ये कौन से डिपॉजिट्स हैं जिनके बारे में यहां पर बात हो रही है कि जो आरबीआई के पास रखे जा रहे हैं। ठीक है जी, तो M0 M1 तो हो गया। अब आप क्या कीजिए, M1 में ही यहां पर जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं जो कि एक तरीके से उस प्रकार के इंटरेस्ट बेयरिंग नेचर के रहते हैं, उन्हें यहां ऐड कर दीजिए। आप पहुंच जाएंगे M2 पर। फिर आपने क्या बोला कि भैया हमें और थोड़ा इसको होलिस्टिक बनाना है, तो हमने इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर M1 में आपके टाइम डिपॉजिट्स भी यहाँ पर ऐड कर दिए, जो कि आपके पूरे बैंकिंग सिस्टम के साथ है। ये अगेन इंटरेस्ट बेरिंग नेचर के आपके डिपॉजिट्स हैं। फिर हम M3 के पास यहाँ पर पहुंच गए। M1 में आपने ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर ऐड की, ठीक है जी। M2 में ऐड नहीं हो रहा है, ये M1 में आपका ऐड किया जा रहा है। फिर जो फाइनल चीज आती है कि भैया M4 के बारे में बात करते हैं। तो M4 में हम क्या बोलते हैं कि भैया जो आपका M3 का रिजल्ट यहाँ पर सामने आया था, उसमें जितने भी पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स हैं सभी को आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। उस हिसाब से हम M4 पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो एक तरीके से आपका सप्लाई या जो इस तरीके से पैसों की जो बात हो रही है, मनी सप्लाई की जो बात हो रही है, लेवल बाय लेवल यहाँ पर बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। इस सभी चीजों को हम यहाँ पर अकाउंट में ले रहे हैं। तो यही चीज अब आपसे पूछी भी गई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि करेंसी विद द पब्लिक कैसे आपकी डिडक्ट की जाती है, कैसे उसको हम वहाँ पर उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है कि भैया जो टोटल करेंसी आपकी सर्कुलेशन में चल रही है, कि कितना भी आपका जो कैश और करेंसी जो कि एक देश में वहाँ पर रन हो रहा है, फिजिकली उसको यूज किया जा रहा है ट्रांजेक्शन्स करने के लिए कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के बीच में, उसको हम कहते हैं कि भैया ये टोटल आपकी करेंसी इन सर्कुलेशन है। अब इसमें से जो आपका बैंक्स के पास कैश वहां पर अवेलेबल है, आप उसे बाहर निकाल दीजिए। फिर आपके पास क्या आ जाएगा कि भैया पब्लिक के पास कितनी करेंसी वहां पर अवेलेबल है, ठीक है जी। तो यही चीज अब आपसे सेकंड स्टेटमेंट में वहां पर पूछी गई थी, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट थी। तो आई होप आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वहां करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था और मेरी उम्मीद है आपसे कि इजी नेचर के ऐसे क्वेश्चन आप डेफिनेटली और करेक्टली वहां पर मार्क करेंगे। सेकंड में बात करते हैं, अगेन इजी टू मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है, थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। सेकंड में कह रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रीजन बन सकता है किसी कंपनी के लिए टू नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप, कि कोई कंपनी एज अ स्टार्टअप रजिस्टर करना चाहती है, खुद को रिकॉग्निशन चाहती है, क्योंकि डेफिनेटली हर एक कंपनी चाहेगी स्टार्टअप का टैग उनके ऊपर लग जाए, ताकि सरकार द्वारा जितने भी ऐसे इनिशिएटिव्स इंसेंटिव स्टार्टअप्स के लिए वहां पर लॉन्च किए गए हैं, तो डेफिनेटली उसका फायदा वो भी वहां उठा सके। तो ये कह रहे हैं कि बताइए ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि कारण बन सकती है कि उस कंपनी को एज अ स्टार्टअप का टैग लेने के ना हो सके। तो उसमें बेसिकली आपकी 3 स्टेटमेंट दी गई थी। पहली स्टेटमेंट के बारे में बात करें कि एनुअल टर्नओवर आपका 150 करोड़ का था इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो बेसिकली यही पर्टिकुलर आपकी ऐसी स्टेटमेंट है जिसके चलते कोई एक कंपनी को स्टार्टअप का टैग नहीं मिल सकता, क्योंकि स्टार्टअप की जो डेफिनेशन यहां पर रखी गई है उसमें यही बात रखी गई है कि 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, तो उससे कम ही रहना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तभी आपको स्टार्टअप का टैग वहां पर दिया जाएगा। सेकंड में जो बात करें, एज अ LLP वहां पर रजिस्टर की गई है अंडर द LLP एक्ट ऑफ 2008, बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। 5 साल हो चुके हैं इस तरीके की इनकी इनकॉर्पोरेशन को, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 10 साल तक, अंडर 10 ईयर्स यहाँ पर आपका कंसिडर किया जाता है किसी भी कंपनी को एज अ स्टार्टअप वहां पर माना जाता है अगर उनके 10 साल वहां पर पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। उसके अलावा बाकी जो 2 चीजें हमने डिस्कस की वो तो यहाँ पर मेंशन की ही गई हैं। तो इस हिसाब से आपकी जो ए स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि भैया ये एक कारण हो सकता है किसी कंपनी को एज अ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज ना करने के लिए। तो बेसिकली जो आपकी डेफिनेशन है पूरे स्टार्टअप की, ये हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट काम करता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन का, उनके द्वारा यहाँ पर डेफिनेशन रखी गई। कुछ कंडीशंस, कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर रखे गए हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है कि भैया 3 तरीके की इनकॉर्पोरेशंस हैं, या तो एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या एज अ पार्टनरशिप फर्म, या फिर एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इन तीनों तरीके से अगर कोई कंपनी वहां पर रजिस्टर हो रही है, इनकॉर्पोरेशन उनकी वहां पर हो रही है, तो हम उसको कहेंगे कि भैया फर्स्ट कंडीशन यहां पर पूरी हो चुकी है। 10 साल से कम का टाइम पीरियड होना चाहिए उनकी रजिस्ट्रेशन एंड कॉर्पोरेशन से। फिर जो एनुअल टर्नओवर है वो यहाँ पर एक्सीड नहीं करना चाहिए आपके 100 करोड़ से ज़्यादा किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। साथ के साथ इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट इसके ऊपर काम करेंगे। स्केलेबल बिजनेस मॉडल रहेगा, हाई पोटेंशियल। तो ये थोड़ी आपकी क्वालिटेटिव नेचर की यहाँ पर क्राइटेरियाज रखे गए हैं। अदर देन दैट ये बिल्कुल ही जो बाकी पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं ये डेफिनेटली यहाँ फॉलो करने ही पड़ेंगे। उनके आधार पर ही किसी भी कंपनी को स्टार्टअप का टैग यहाँ पर दिया जाएगा। तो इंडिया के लिए खास बात क्या है कि करंटली 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है हमारा पूरे दुनिया भर में। कहाँ आपके अगर पिछले 5 से 6 या 7 साल पहले जाएं तो गिने चुने अंडर 1000 स्टार्टअप्स थे। अब आप आपके 80,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स यहां पर रजिस्टर हो चुके हैं और काम भी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर भी काम किया जा रहा है, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर भी यहां पर काम किया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है हमारे देश के लिए कि स्किल अपलिफ्टमेंट पर भी इसके थ्रू काम हो रहा है, कि यहां से डिमांड क्रिएट हो रही है कि भैया हमें मार्केट में ऐसा वर्कफोर्स वहां पर चाहिए तभी हमारा काम बन पाएगा। तो वैसी वर्कफोर्स के ऊपर भी यहां पर काम किया जा रहा है। ठीक है जी। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको भी करेक्टली मार्क किया हो। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैथ से रिलेटेड। अब ये थोड़ा मैं कह सकता हूं कि थोड़ा आपको डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन यहां पर लग सकता है। ठीक है जी।
मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के बारे में बात की जा रही है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी, बताना था कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स की अगर मैं आपको कहानी बताने की कोशिश करूं कि भैया ये है क्या चीज, क्यों अलग से एक ऑल्टरनेट टैक्स यहां पर लगाने की रखी गई बात। देखिए, जैसे कि आपका इनकम टैक्स रहता है ना, जो कि इस तरीके से जो भी प्रोफेशनल्स रहेंगे या जो भी सैलरीड पीपल रहेंगे, ठीक है जी, उनके ऊपर वो वहां पर इम्पोज किया जाएगा। देखा जाएगा कौन से स्लैब में आप लाई करते हैं, उस हिसाब से आपकी परसेंटेज वहां पर डिसाइड की जाएगी कि 15% पे बिलोंग करते हैं, 20% पे जाते हैं, आप 30% पे जाते हैं, अलग अलग तरीके से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। बट यहां सरकार क्या बोलती है ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कि आपके पास कुछ ऑप्शंस भी हैं जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं अपना एग्जेम्पशंस लेने के लिए। तो वही चीज यहां पर भी रखी गई, आपके इस प्रकार से कॉर्पोरेशंस के लिए भी रखा गया कि ये जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है, जो ऑलरेडी कॉर्पोरेशन टैक्स वहां पर पे किया जा रहा है कंपनी द्वारा, तो वो कैसे पे करते हैं कि अब दिखाते हैं कि भैया उनका पूरा बुक प्रॉफिट कितना है, फिर वो नंबर ऑफ एग्जेम्पशन वहां पर निकालेंगे, फिर जो प्रॉफिट की वैल्यू रहेगी इनकी यहां पर कम हो जाएगी, फिर उसके ऊपर वहां पर कॉर्पोरेट टैक्स पे करेंगे। तो सरकार ने क्या देखा कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि बहुत ज्यादा एग्जेम्पशन यहां पर एंजॉय कर रही हैं और उनके थ्रू जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो बहुत ही लिमिटेड वहां पर हो रही है, ठीक है जी, बहुत ही कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेशन टैक्स, जो कॉर्पोरेट टैक्स जिसे हम कहते हैं, जो कि वहां इंपोज किया जा रहा है। सरकार ने बोला एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यहां पर निकालना बहुत जरूरी है, जिसके हिसाब से हम कह सकें कि भैया इतना तो आपको मिनिमम पे करना ही पड़ेगा। तो वही चीज यहां पर बताई गई थी। तो ऑब्जेक्टिव की जो सेकंड स्टेटमेंट में बात हो रही है ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मैट इज टू ब्रिंग इनटू टैक्स नेट जीरो टैक्स कंपनीज, कि जो आपके इस तरीके की जीरो टैक्स कंपनी थी जो कि बहुत ही कम या थोड़ा बहुत बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं कर रही थी क्योंकि उस प्रकार की एग्जेम्पशंस वो वहां पर एंजॉय कर रहे थे, उन्हें भी हमें इस पर्टिकुलर एम्बिट में यहां पर लेके आना है। रीजन बिंग, सरकार के पास जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सबसे बड़ा टैक्सेशन के थ्रू ही है, ठीक है जी, टैक्स वहां पर इंपोज करती है सरकार, पैसा कमाती है, फिर फर्दर उसको वहां पर खर्च करती है जनता के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट था जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज या मीडियम साइज की भी कंपनीज वहां पर बच रही थी, एग्जेम्पशंस एंजॉय करके कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, सरकार की वहां पर आमदनी नहीं हो रही थी, तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का वहां पर कॉन्सेप्ट रखा गया। अच्छा जी, अब इसकी जो फंक्शनिंग है उसके आधार पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर रखी गई है। थोड़ा सा समझने की यहां पर कोशिश करते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अभी जो हम यहां पर बात कर रहे थे कि आपका मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यहां पर इंपोज किया जा रहा है, ठीक है। एक जैसे आपकी जो टोटल सैलरी रहती है उसी तरीके से यहां पर आपका एक बुक प्रॉफिट रहता है कि टोटल किसी कंपनी ने कितना प्रॉफिट यहां पर कमाया, ठीक है जी। तो बुक प्रॉफिट पर अगर हम बात करें कि यहां करंटली 25% टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वहां पर इंपोज किया जा रहा है, ठीक है जी। अब बुक प्रॉफिट पे तो किया नहीं जाएगा, नंबर ऑफ एग्जेम्पशंस वहां पर कंपनीज एंजॉय करेंगी उस हिसाब से वहां पर किया जाएगा। तो बुक प्रॉफिट हम मान लेते हैं कि भैया उस हिसाब से 100 करोड़ का यहां पर था, ठीक है, 100 करोड़ का बुक प्रॉफिट था। उसके बाद यहां पर नंबर ऑफ एग्जेम्पशंस आई जिसके आधार पर ये जो प्रॉफिट था आपका 50 सीआर हो गया। अब 50 सीआर का अगर आप 25% यहां पर निकाले, जो कॉर्पोरेट टैक्स यहां पर रखा जा रहा है, तो 25% अराउंड यहां पर स्टैंड करेगा 12.5 सीआर, ठीक है जी। ये आ गया आपका कॉर्पोरेट टैक्स। अब वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, ये तो आपका रहा जो नेट प्रॉफिट यहां पर आया। बुक प्रॉफिट आपका उतना था 100 सीआर, आपने बहुत सारी एग्जेम्पशन एंजॉय की जिसकी वजह से आपका ये 50 सीआर के पास आ गया। जैसे हम कहते हैं ना कि नेट सैलरी इतनी है बट टैक्सेबल इनकम आपकी उतनी रही, क्यों? क्योंकि वहां पर आप एटीसी के अंतर्गत वहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बाकी चीजें वहां पर पैसा कहीं ना कहीं डाल रहे हैं, एनपीएस में पैसा डाला जा रहा है, तो आप नंबर ऑफ एग्जेम्पशन वहां पर एंजॉय कर रहे हैं, 4 एग्जेम्पशन वहां पर ले रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर भी आपके नेट प्रॉफिट पर इस तरीके से पहुंच जाएगा, उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स यहां पर इंपोज किया जाएगा। तो कंपनीज यहां पर क्या कह रही है, कंपनीज के लिए यहां पर सरकार ने क्या बोला कि आप एक काम करिए, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स 15% का यहां पर पे कीजिए, ठीक है जी। अब 15% का अगर हम यहां पर देखें 100, अब बट जो 15% यहां पर रहेगा वो आपका डायरेक्टली बुक प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि भैया जो 15% यहां पर स्टैंड करता है वो आपका स्टैंड करता है 15 सीआर के लिए, ठीक है। अब जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स के हिसाब से जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी किसी भी कंपनी की, वो 12.5 सीआर है, यहां पर आपका 15 सीआर है, तो कंपनी को वहां पर ये पर्टिकुलर टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। ये मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स ये पे करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि भैया कंपनी के एंड पे तो उनको एक एग्जेम्पशन मिल रही थी, वो एंजॉय कर रहे थे, तो उन्हें एक्स्ट्रा यहां पर अलग से 2.5 करोड़ का टैक्स क्यों पे करना पड़े? तो यहां सरकार क्या बोलती है कि हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये मैट क्रेडिट हो गया है, ये जो 2.5 करोड़ का यहां पर डिफरेंस आ गया ये मैट क्रेडिट है, ये हम अपने पास सेव करके रख रहे हैं। कभी भी कंपनी का कल को होता है कि उनको एक्स्ट्रा टैक्स वहां पर पे करना पड़ता है, तो इसमें से वो डिडक्ट कर सकते हैं उस अमाउंट को,
ठीक है जी। आने वाले साल में अगर हम कहें कि अगले साल उनको इसी प्रकार से दोबारा से 15 करोड़ वहां पर टैक्स पे करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेट टैक्स, वहां पर जब इम्पोज किया जा रहा है, तो वो कहेंगे कि अच्छा अब हम इस साल 12.5 CR ही वहां पर पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक क्रेडिट वहां पर पड़ा हुआ है सरकार के पास, मैट क्रेडिट वहां पर पड़ा हुआ है। तो मैट क्रेडिट बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स जो कि वहां पर रखा जा रहा है, कंपनी पे कर रही है अंडर मैट एंड द रेगुलर टैक्स, की यहां पर कंपनी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स 15 करोड़ का पे कर रही है, बनता उनका 12.5 करोड़ का ही था, तो 2.5 करोड़ का जो मार्जिन यहां पर बच गया वो मैट क्रेडिट यहां पर बन गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। अब आती है बात थर्ड के बारे में, तो भैया मैट क्रेडिट आपका कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। पहले था कि 5 साल तक ही किया जा सकता है, उसके बाद आपका लैप्स हो जाएगा, बट अब इसे एक्सटेंड कर दिया चुका है, अराउंड 15 ईयर्स तक इसे यहां पर आप यूज कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट थी और उसी के हिसाब से ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन थी। वही चीज अब आपको इस तरीके से यहां पर बताई गई है, किस तरीके से बुक प्रॉफिट है, कैसे उसकी कैलकुलेशन वहां पर की जा रही है। एक बार आप गो थ्रू करेंगे आपको सारी यहां पर क्लैरिटी आ जाएगी। उसके अलावा जो हमने बात की कि जो कॉन्सेप्ट था मैट क्रेडिट का 2005 में यहां पर रखा गया, कैरी फॉरवर्ड मैकेनिज्म 5 साल का रखा गया था पहले, फिर उसको फिर 10 साल किया, फिर दोबारा से 15 साल 2018 में इसको एक्सटेंड कर दिया कि 15 साल तक आप उस मैट क्रेडिट को वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन भी आप वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। बट ये बेसिक सी जो कॉन्सेप्ट है मैट से रिलेटेड कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कैसे इंपोज किया जाता है, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप आपने इसको करेक्टली यहां पर मार्क किया हो। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। पर सीन करके एक टर्म आपकी न्यूज में रह रही थी, आपको बताना था कौन सी आपकी ऐसी स्टेटमेंट जो कि इस पर्टिकुलर टर्म को करेक्टली यहां पर डिफाइन कर रही है। तो बेसिकली जो एक प्रैक्टिस है फिशिंग की, जिसके आधार पर लार्ज वर्टिकल नेट्स वहां पर यूज किए जाते हैं उस प्रकार से फिशिंग एक्टिविटीज के लिए, ताकि डेंस शोल जो आपके मिड वाटर फिश के हैं उसको हम वहां पर निकाल सकें। ठीक है जी, फिशिंग एक्टिविटी है, बट ये इस प्रकार की जो एक्टिविटी है ये एक तरीके की ओवर फिशिंग वाली एक्टिविटी है, इलीगल नेचर की एक्टिविटी यहां पर मानी जाती है। तो उससे रिलेटेड यहां पर करंट अफेयर में काफी ज्यादा टर्म चल रही थी, तो हमने सोचा चलो एक बार पूछ ही लेते हैं कि भैया पता भी है कि ये टर्म किस चीज से रिलेटेड है या नहीं। ठीक है जी, तो करेक्टली क्या है यहां पर कि बेसिकली ये आपकी एक फिशिंग एक्टिविटी यहां पर रखी जाती है, जिसके आधार पर ये लार्ज वर्टिकल नेट्स की उनकी जो लेंथ रहेगी, जो हाइट रहेगी बेसिकली वो काफी ज्यादा यहां पर रहती है। ठीक है जी, जिसके हिसाब से हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पर फिशेस आपकी निकाल पाते हैं किसी भी दरिया किसी भी वाटर बॉडी से इस तरीके से। तो वेस्टर्न कोस्ट में काफी ज्यादा प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं जो कि ओवर फिशिंग की कैटेगरी में वहां पर रखी जाती हैं कि हमें सस्टेनेबल तरीके से यहां पर फिशिंग एक्टिविटीज करनी है। सभी जो कम्युनिटीज हैं, फिशिंग कम्युनिटीज वहां पर जो काम कर रही हैं, सभी का यहां पर ध्यान रखना है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज को काफी सारे स्टेट्स में बैन करने पर भी बात लगाई जा रही है। अब देखते हैं किस तरीके से इन चीजों पर डिसीजन यहां पर लिया जाता है। ठीक है जी, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसी टर्म्स का ध्यान रखना है कि किस चीज से रिलेटेड है टर्म्स। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेज एंड मींस एडवांसेस। तो ये पर्टिकुलर टर्म्स तो ऐसी हैं भैया जो आपने डेफिनेटली सुनी भी होंगी और पढ़ा भी होगा इनके बारे में। क्या है ये वेज एंड मींस एडवांसेस? कि बीइंग अ बैंकर टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, आरबीआई वहां पर कुछ कुछ लोन्स एक्सटेंड करता रहता है इन दोनों ही सरकारों को। ठीक है जी, जो स्टेट्स की यहां पर कितना लोन एक्सटेंड करेगा, किस प्रकार से करेगा, तो एक लिमिट वहां पर सेट की होती है कि भैया इतना लिमिट है, इतना आप वहां पर हमारे से उधार ले सकते हैं, जो कि आपको डेफिनेटली वापस भी करना है। आरबीआई यहां पर उधार देता है, ध्यान रखना इस चीज का, बैंक्स नहीं दे रहे हैं, आरबीआई अपने एंड पर यहां पर उधार दे रहा है। तो जो भी लिमिट्स रहती हैं डब्ल्यूएमए की किसी भी स्टेट के लिए, वो 3 ईयर का जो उनका एवरेज है ऑफ एक्चुअल रेवेन्यू और किस प्रकार से कैपेक्स अपना उनके वहां पर खर्च किया जा रहा है उसके हिसाब से वहां पर कैलकुलेट किया जाता है। तो करेक्टली यहां बताया गया है सेकंड स्टेटमेंट में। उसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेफिनेटली अब सरकार से यहां पर उधार ले रही है आरबीआई से, तो जो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इस प्रकार के उधार पर, वो डेफिनेटली आपके रेपो रेट के साथ लिंक्ड तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट थे और उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वही चीज आपको यहां पर बताई गई कि इस प्रकार का कोई भी टेम्पररी मिसमैचेस अगर आते हैं कैश फ्लो या रिसिप्ट्स में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स को इस प्रकार से वेज एंड मींस एडवांसेस या फिर ओवरड्राफ्ट या एसडीएफ फैसिलिटी के हिसाब से वहां पर प्रोविजन देती है कि आइए हमारे से उधार ले सकते हैं। तो एसडीएफ क्या है कि आपकी स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी यहां पर रखी गई है, जिसके आधार पर सरकार या जो स्टेट गवर्नमेंट से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलैटरल आरबीआई के पास रखती है, जिसे हम रेपो ऑपरेशंस में वहां पर देखते हैं, और फर्दर वहां पर आरबीआई थोड़ा बहुत उधार दे देती है। उसके अलावा 2 तरीके के फंड्स यहां पर रखे गए हैं, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड एंड गारंटी रिडेम्पशन फंड। ये आरबीआई द्वारा यहां पर सेटअप किए गए हैं। अगर स्टेट इसमें भी पार्टिसिपेट करता है तो वहां पर आरबीआई क्या बोलता है उन स्टेट्स को कि भैया आपको कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पार्टिसिपेशन इन फंड्स में थोड़ी ज्यादा दिखा दो, हम आपको वैसे ही यहां पर लोन दे देंगे। ठीक है जी, फिर आती है अगर एसडीएफ की फैसिलिटी आपने एग्जॉस्ट कर दी, फिर आप नॉर्मल वेज एंड मींस एडवांसेस पे आ सकते हैं।
ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इनको यहाँ पर अवेल कर सकती है। तो उसकी लिमिट्स जो रहेंगी हर एक स्टेट के लिए अलग अलग रहेंगी, जिस प्रकार से लोन वहां पर दिया जाएगा उसको वहां पर यूटिलाइजेशन की जाएगी। उसके अलावा फिर आती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि आपने क्या किया, एसडीएफ फैसिलिटी भी अवेल कर ली, नॉर्मल वेज एंड मीज एडवांसेस फैसिलिटी भी अवेल कर ली, आपका काम यहां पर नहीं बना, आपको और पैसों की यहां पर जरूरत है, तो आप अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में यहां पर चले जाएंगे। ठीक है जी, तो इसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रहेगी ओवरड्राफ्ट में रह सकती है मैक्सिमम 14 कंसेक्यूटिव वर्किंग डेज के लिए, 30 डेज की यहां पर लिमिट रखी गई है किसी भी क्वार्टर में। तो जितने भी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे इन पर्टिकुलर फैसिलिटी से रिलेटेड सभी आपके रेपो रेट पर निर्भर रहेंगे। किस प्रकार से यहां पर ये निर्भर रहते हैं, एक तरीके से इस टेबल से आप समझ सकते हैं कि एसडीएफ फैसिलिटी, अगर यहां पर आप लोन अवेल कर रहे हैं, आपने इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट की है इन दो पर्टिकुलर फंड्स में, अपनी इन्वेस्टमेंट वहां पर बढ़ा दी, तो आपको किसी प्रकार की सिक्योरिटीज वहां पर नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, कोई बॉन्ड्स वगैरह वहां पर एज अ कोलैटरल नहीं रखना पड़ेगा, और इसमें आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, रेपो रेट -2%। अगर आपने क्या किया कि इस प्रकार की आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंक्रीमेंटल नहीं इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वहां पर दे देंगे, उसके आधार पर आप रेपो रेट -1% यहां पर अवेल कर पाएंगे। फिर यहां पर क्या बात आती है कि आपने इन दोनों को एग्जॉस्ट कर लिया, आप चले गए नॉर्मल वेज एंड मीज एडवांसेस पर, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे कि भैया हमारा यहाँ पर जो लिमिट रखी गई थी उसके आधार पर हमें उधार दे दीजिए, जो कि 3 महीने के अंतर्गत वहां पर चुकाना भी पड़ता है। तो अगर आउटस्टैंडिंग जो भी अमाउंट है अप टू 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग एडवांस, तो उस हिसाब से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो रेपो रेट के हिसाब से रहेगा। ठीक है, जो कि आपका करेंटली 6.25% वहां पर चल रहा है। अगर हम बात करें कि वो चीज आपने वहां पर एक्सटेंड कर दी, ठीक है जी, आपका उधार लंबे समय तक के लिए वहां पर हो गया, तो वहां अगर 3 महीने से ज्यादा तक आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो भी वहां पर बचता है वापस जो आपको आरबीआई को करना है, स्टेट गवर्नमेंट को, अगर वो वहां पर बढ़ जाता है तो उस दौरान इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाएगा 1% से, ठीक है, रेपो रेट +1%। अब क्या हुआ कि आपने वेज एंड मीज एडवांसेस की लिमिट भी एग्जॉस्ट कर दी, 3 महीने का जो टाइम पीरियड था वो भी आप पूरा एग्जॉस्ट यहां पर कर चुके हो, तो उस दौरान आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के आधार पर यहां पर जो फर्स्ट लिमिट जो यहां पर मिलेगी उसके हिसाब से रेपो रेट +2% इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ेगा। और अगर आपने सब चीजें एग्जॉस्ट कर चुके हैं, 100% लिमिट यहां पर आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं, 3 महीने का टाइम पीरियड आपका यहां पर निकल चुका है, तो उस दौरान आप यहां पर रेपो रेट +5% आपको इंटरेस्ट रेट यहां पर पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक मैकेनिज्म यहां पर रखा है कि अगर वो आरबीआई से किसी प्रकार का उधार वहां पर लेना चाहते हैं, तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली इस टेबल को अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिएगा। तो आई होप आज आप सभी ने ही बहुत अच्छे से इस प्रीमिक्स को यहां पर अटेंड किया हो। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरह रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। प्रीमिक्स, फ्यू मिनट्स, ये सभी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और मैं आपके लिए थोड़ी बहुत यहां पर ये भी बात रखना चाहूंगा कि जो समय नजदीक आ रहा है प्रीलिम्स का, डेफिनेटली उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन को भी गियर अप करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि जो आपके द्वारा चीजें पढ़ी जा चुकी हैं उनको आप टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहें। ठीक है, अब तो एक बहुत ही एक वहां पर हसल शुरू हो जाएगी ना कि नया नया कंटेंट आ रहा है, नई नई जगह से आप उस चीज को पढ़ रहे हैं, तो भैया नया कंटेंट तो पढ़ना ही है, बट साथ साथ जो ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके हो, जो कि आपके दिमाग के किसी कोने में रजिस्टर हो चुकी हैं, भैया उसको प्लीज ब्रश अप कर लेना, प्लीज उसको रिवाइज करते रहना। क्योंकि अब कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत इजीली रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ी उस प्रकार की मेमोरी उनकी बहुत स्ट्रांग है कि अच्छा जो चीज़ पढ़ी है उसको याद रख सकते हैं, बट मेजॉरिटी के लिए मैं इजीली कह सकता हूँ कि जी नहीं, उन्हें रिवीजन की तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो दैट विल बी ऑल। कोई भी किसी प्रकार का डाउट रहे अपने कमेंट बॉक्स को आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, बट मैं आपको दोबारा एक पुश यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा कि प्लीज़ अब कंसिस्टेंटली अपनी तैयारी में जुटे रहना। बहुत कम समय बचा है, ये मत सोचना कि अभी 3 से 4 महीने हैं आराम से कर लेंगे, जी नहीं, सिलेबस भी उतना ही ज़्यादा है, तो उस हिसाब से एफर्ट भी उतना लगाना पड़ेगा। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।